बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज की इस वीडियो में हम इम्पेयरमेंट को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़े से इसके बेसिक्स को देखेंगे। तो सर हम एक सिनेरियो ज़रा बनाते हैं। लेट्स से मेरी कंपनी के पास है एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक एसेट है जो मेरी कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, जिसकी कैरिंग अमाउंट मेरी कंपनी की बुक में है 100 रुपीज़। ठीक है जी सर, इस एसेट को लेके मैं मार्केट के पास गया। मार्केट में जाके मैंने बोला कि ये एसेट मुझे सेल करना है। तो मुझे एक दुकानदार मिला। दुकानदार ने बोला ठीक है, मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस एसेट के लिए आपको पे करूँगा 80 रुपीज़। सही, एसेट कितने का है मेरा सर? 100 रुपीज़ का। दुकानदार कितने देने को तैयार है? 80 रुपीज़। मैंने बोला नहीं भैया, आप 80 रुपीज़ बहुत कम बोल रहे हैं, आप एटलीस्ट मुझे इसके लेट से 105 रुपये दीजिए। सही, एसेट अच्छी कंडीशन में सब है, तो मुझे आप एटलीस्ट 105 रुपये दीजिए। लेकिन दुकानदार क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं इसके आपको 80 रुपीज़ ही पे करूँगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सर ये तो मुझे लॉस हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये की बिक रही है, 20 रुपये का लॉस बैठे बैठे हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू करूँ तब क्या होगा। सही, इस्तेमाल करना शुरू करूँ सर, PPE है, मतलब मैंने इसको प्रोडक्शन सर्विसेज वगैरह के लिए रखा हुआ होगा। तो मैंने हिसाब लगाना शुरू किया, मैंने एस्टिमेट्स लगाना शुरू किए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि सर अगर मैं इस एसेट को सेल करने के बजाय यूज़ कर लूँ तो लेट से इससे रिकवर मुझे होंगे टोटल 90 रुपीज़। सर रिकवर कैसे होंगे? सर इससे मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बेचूंगा, मार्केट से मुझे पैसा मिलेगा। सही, तो सर एसेट मेरा था 100 रुपीज़ का। मार्केट में अगर मैं उसको बेचने चले जाऊं तो मुझे 80 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर मैं इस एसेट को बेचूं नहीं बल्कि इसको यूज़ करना शुरू कर दूं, इससे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दूं, तो मुझे मिलेंगे इसके 90 रुपीज़। ठीक है जी, अब हुआ क्या सर, ज़रा अगर हम सिनेरियो को सामने रखें तो इस एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट जो मुझे देने को तैयार है कितनी है सर? 80 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ क्यों सर? हम तो 105 रुपये का बेच रहे हैं। सर बेच हम रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाला देने को तैयार नहीं है 105। ख़रीदने वाला कितने दे रहा है? ख़रीदने वाला सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपये देने को तैयार है। तो सर एक काम की चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है, जो पैसे हमें बायर बताता है वो कहलाती है हमारी बिड प्राइस। द प्राइस कोटेड बाय द बायर फॉर एन एसेट इज़ कॉल्ड बिड प्राइस। और सर जो पैसे हम डिमांड कर रहे होते हैं एसेट के लिए, वो कहलाते हैं ऑफर प्राइस। तो सर मेरे लिए रेलिवेंट कौन सी चीज़ होगी? सर मेरे लिए रेलिवेंट ऑब्वियसली बिड प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि सर मांगने को तो मैं कितने ही मांग लूँ, 100 रुपये का एसेट है, मैं इसके 1 लाख रुपये मांग लूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मार्केट वाला उसके कितने देने को तैयार है, वो कहलाती है हमारी बिड प्राइस, और जो बेसिकली कहलाती है हमारी फेयर वैल्यू। ठीक है जी, तो सर एसेट है मेरा 100 रुपीज़ का, उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ की। और सर अगर मैं यूज़ कर लूँ इस एसेट को, अगर मैं इस एसेट को यूज़ करूँ तो इसकी वैल्यू इन यूज़ निकल के आ रही है मेरी 90 रुपीज़ की। तो सर अब मुझे ज़रा बताइए, 100 रुपये का एसेट है मेरी बुक्स में अभी मौजूद, ठीक है, अगर बेचता हूँ तो 80 रुपये में बिक जाता है। सर अगर मैं अपना इसको इस्तेमाल करता हूँ तो सर 90 रुपये में इससे रिकवर करने के काबिल हूँ। तो सर इतना तो समझ में आ गया कि ये एसेट जो है 100 रुपीज़ नहीं बनाएगा। सही, एसेट जो मेरी बुक्स में मौजूद है 100 रुपीज़ तो मुझे जनरेट करके नहीं देने वाला किसी भी सूरत हाल में। ठीक है जी, तो सर अब मुझे ये बताइए, इस एसेट से मेरी मैक्सिमम रिकवरी कितनी हुई? सर मैक्सिमम रिकवरी जो मैं इस एसेट से कर सकता हूँ वो है 90 रुपीज़ की। सही, अगर सेल कर दूँ तो 80, वैल्यू इन यूज़ यानी अगर यूज़ करूँ तो 90। तो ऑब्वियसली सर एक नॉर्मल बंदा, एक प्रूडेंट बंदा क्या करेगा, जिसमें उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है वो वही काम उसी तरफ जाना शुरू करेगा। सही, अगर तो वो वैल्यू इन यूज़ के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए इसको। तो सर मेरी कैरिंग अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ की, और रिकवर हो रहे हैं मेरे 90 रुपीज़। तो सर एविडेंटली मुझे यहाँ पर एक लॉस नज़र आ रहा है। सही जी, अच्छा ये जो मैक्सिमम रिकवरी हम कर रहे हैं ये कहलाती है हमारी रिकवरेबल अमाउंट। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और द वैल्यू इन यूज़। जो हायर है वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी। और हायर क्यों? क्योंकि सर मैं एक प्रूडेंट बंदा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, अपने नुकसान के लिए तो नहीं कर रहा। तो फ़ायदे के लिए अगर कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है या तो कि 90 रुपये का अगर मैं एसेट बेचूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर वैल्यू इन यूज़ मेरी रिकवरेबल अमाउंट मेरी इस वजह से क्या बनी सर? 90 रुपीज़। तो सर अब हुआ क्या, कैरिंग अमाउंट थी मेरी 100 रुपीज़ की, वैल्यू इन यूज़ मेरी बनी 90 रुपीज़ की। अगर इन दोनों को मैं लेस कर दूं तो मेरे पास आता है 10 रुपीज़ का। सर ये 10 रुपीज़ का है मेरा लॉस।
और ये लॉस कहलाता है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है सर? इम्पेयरमेंट लॉस एसिड को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करने का लॉस। सर अगर मैं एसिड की अपना एसिड को उसकी औकात पे लेके आने के लिए जितना मुझे अपना लॉस बुक करना पड़ रहा है वो कहलाता है मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। एसिड था मेरा 100 रुपये का, लेकिन उससे रिकवर सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये हो रहे थे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप लॉस है तो आप उसको आज बुक करोगे, इनकम है तो जब वो रियलाइज़ होगी तब बुक करोगे। तो सर मुझे आज की तारीख में एक लॉस नज़र आ रहा है 10 रुपये का, तो ये मेरे लिए कहलाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है सर, तो अगर 10 रुपये का ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो इसके लिए एंट्री मैं क्या पास करूँगा? इसके लिए एंट्री बनेगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड PPE क्रेडिट। कितने से सर? 10 रुपये का लॉस आ रहा है तो 10 रुपये से। सही सर। व्हाट इफ़ ये फेयर वैल्यू 80 रुपये की जगह हो जाती 105। सही, ये फेयर वैल्यू 80 रुपये की जगह हो जाती 105 और ये वैल्यू इन यूज़ हो जाती 103। तो सर अगर मैं अब इस सिनेरियो में जब मैं एसिड को बेचने जा रहा हूँ तो मुझे 105 रुपये मिल रहे हैं। मार्केट जो है मुझे इसके 105 रुपये देने को तैयार है। सही। वैल्यू इन यूज़ अगर मैं इसको यूज़ करना शुरू कर दूं तो सर 103 रुपये की है। अगर मैं इसको यूज़ करूं, इससे प्रोडक्ट बनाऊं और जाके मार्केट में बेचूं तो सर मुझे 103 रुपये रिकवर होंगे। तो सर इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? नज़र तो मुझे एविडेंटली आ रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है इसकी वो 105 है। क्यों? क्योंकि सर हायर ऑफ द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़, तो सर फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो फिर रिकवरेबल अमाउंट मेरी 105 बन जाएगी इस केस में। तो सर 100 और 105 का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो 5 रुपीज़ का मुझे गेन नज़र आ रहा है। तो सर क्या मैं इस पर एक इम्पेयरमेंट इनकम बुक कर लूं या कोई और किसी और नाम से इनकम? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगा। क्यों सर? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब आपको लॉस हो उसी वक्त बुक कर लो, जब लॉस हो उसी वक्त बुक कर लो, लेकिन जब गेन हो, जब इनकम हो तो बुक उस वक्त करना है जब वो रियलाइज़ हो जाए। तो सर अभी तो मैं सिर्फ चेक करने गया था मार्केट में कि बिकने के लिए इसके क्या कंडीशंस चल रहे हैं। मुझे पता लगा है कि 105 रुपये का बिकने को तैयार है। बेचा तो नहीं है ना सर मैंने, तो मतलब अभी ये इनकम मैंने कमाई नहीं है। अगर मैं लेट से इसको बेच देता तब मैं अपने पास गेन ऑन डिस्पोजल या जो भी इनकम का नाम बनता वो मैं रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन क्योंकि अभी बेचा नहीं है तो ये 5 रुपये अभी मेरे रिकग्नाइज नहीं हुए हैं, अभी ये मैंने कमाए नहीं हैं, अभी ये मैंने रियलाइज़ नहीं करे हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो सर क्या बना? क्या सर आपके पास आती है कैरिंग अमाउंट। सही, एक फिगर आएगी आपके पास। सही, फिर उसको आप कंपेयर करोगे अपनी रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट विल बी द हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़। अच्छा सर, इस फेयर वैल्यू में थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। फेयर वैल्यू के साथ आती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये क्या होता है अभी थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं। तो सर कैरिंग अमाउंट जो आपने एसेट की कैरिंग अमाउंट आपकी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद आ रही है, वहाँ से आगे रिकवरेबल अमाउंट आपने इम्पेयरमेंट एनालिसिस से कैलकुलेट कर ली। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है इम्पेयरमेंट लॉस। और कब बुक होता है सर ये? ओनली इफ़ द रिकवरेबल अमाउंट इज़ लोअर देन द कैरिंग अमाउंट। अगर सर रिकवरेबल अमाउंट मेरी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं होगा। ठीक है जी। सर ये इन शॉर्ट मेरा पूरा IAS 36 है। सही, पूरा IAS 36 इसी के ऊपर बना हुआ है। ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली। अब इसमें फिर पढ़ना क्या है हमें? सर इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली कि फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। सर इसमें हमें पढ़ना होता है कि वैल्यू इन यूज़ कैसे कैलकुलेट होती है। सर इसमें हमें पढ़ना है कि अगर अपना रिवैल्यू हुआ हो एसेट, उस सूरत हाल में अपना इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे अकोमोडेट करते हैं। तो सर इन्हीं सारी चीज़ों में घूमता घूमता मेरा इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है IAS 36 ये मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी। तो सर अब एक एक करके चीज़ों को लेके चलते हैं। फेयर वैल्यू हमारे पास पहली चीज़ है। सर फेयर वैल्यू को अगर मैं पढ़ूँ तो फेयर वैल्यू में 2-4 चीज़ें आपको जहन में रखनी है। एक आती है आपके पास बिड प्राइस और एक आती है आपके पास ऑफर प्राइस। सर बिड प्राइस वो क्या होती है? अभी ऊपर हमने पढ़ा था बिड प्राइस वो जो प्राइस बायर ने कोट करी, द प्राइस
कोटेड बाय द बायर। और सर ऑफर प्राइस क्या होती है? ऑफर प्राइस सर द प्राइस कोटेड बाय सेलर। सही सर। रेलिवेंट कौन सी है हमारे लिए? सर रेलिवेंट है हमारे लिए बिड प्राइस। सही। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बिड प्राइस जो है हमारी वो फेयर वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है जी। एक छोटी सी चीज़ सर और यहाँ पे आती है, वो आती है बिड ऑफर एवरेज। सही। बिड ऑफर एवरेज क्या है? सिंपली सर बिड प्राइस प्लस ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय 2। सिंपली बिड प्राइस और ऑफर प्राइस का एवरेज है। ठीक है जी। फेयर वैल्यू तो सर इसी में आपका मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, वैल्यू इन यूज़ की अगर मैं बात करना शुरू करूं सर, वैल्यू इन यूज़ की डेफिनेशन, वैल्यू इन यूज़ क्या है? वैल्यू इन यूज़ इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द फ्यूचर इन कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम एन एसेट। सर ये कौन सी, ये क्या अजीबोगरीब सी चीज़ है, इसको देखते हैं ज़रा। सर अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक एसेट है जिसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल है, मैं उसको 5 साल तक यूज़ कर सकता हूँ। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, बल्कि अपनी आसानी के लिए हम इसको ईयर 4 तक रख लेंगे सिर्फ। ठीक है जी। सर 4 साल तक ये एसेट मेरे काम में रहेगा, 4 साल तक ये अपना मुझे फ़ायदे देते रहेगा। अच्छा, फ़ायदे की सूरत में दे रहा होगा वो देखते हैं। सर इस एसेट से मैं करूँगा सेल्स। सही। लेट से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, मेरी सेल पहले साल में हो जाएगी 110 रुपये की। ठीक है सर। दूसरे साल जब मैं इससे सेल करूँगा तो 120 रुपये की सेल करूँगा। तीसरे साल सर सेल्स मेरी थोड़ी सी गिर जाएंगी, लेट से 95 रुपीज़ पे आ जाएंगी। सही। और चौथे साल वो सेल्स मज़ीद गिर के लेट से 90 रुपीज़ पे आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मैं इससे सेल कर रहा हूँ तो इस सेल करने के लिए भी मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही। इस सेल को करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? लेट से हम वैल्यूज अपनी एज्यूम करना शुरू करते हैं तो 30 रुपीज़ लेट से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आई, 40 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आई, 25 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और लेट से 30 रुपीज़ यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो सर मेरे आउटफ्लोज कितने हैं? सेल्स हैं। और मेरे इनफ्लोज क्या हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। साल भर में तो इसकी यूज़फुल लाइफ तक मैं इतनी सेल्स कर रहा हूँगा और इतने कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सेल्स को करने के लिए ये कॉस्ट इनकर हो रही होगी। तो सर अगर मैं इन सब एसेट्स की, इन सब इनफ्लोज को नेट करना शुरू करूँ, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को, तो 110 माइनस 30 सर मेरे आउटफ्लो जो नेट जो कैश फ्लो होगा वो होगा 80 रुपीज़ का। सही। ईयर 2 पे अगर मैं आऊँ 120 माइनस 40 तो सर 80 रुपीज़ का यहाँ पे भी हो रहा होगा आउटफ्लो मेरा, तो कैश फ्लो टोटल। ईयर 3 पे अगर मैं आऊँ तो सर 95 माइनस 25 70 रुपीज़ का। और सर अगर मैं ईयर 4 पे आऊँ तो टोटल 60 रुपीज़ का मेरे इनफ्लो आएंगे। सही सर। अब क्या करें सर इसके बाद? सर अब आता है एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है सर? थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। सर लेट से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब रुपए की कदर जो फ्यूचर में है वो आज कितने की हो। मतलब सर लेट से अगर आज मेरे पास है 1 रुपया, तो सर क्या आज से 2 साल या 3 साल के बाद उस 1 रुपये की वही कदर होगी? मतलब लेट से अगर मैं 1 रुपये से 1 टॉफ़ी ख़रीद सकता हूँ तो क्या 2 साल बाद भी मैं इस काबिल हूँगा कि वो 1 रुपये में ही ख़रीद सकूँ? सर पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होती है। सर एक ज़माना था कि हम आटा ख़रीदते थे 35 रुपये का 1 किलो, सर आज वही आटा हम ख़रीद रहे हैं 50 रुपये का 1 किलो। सही। एक आटा कितना? 1 ही किलो है, लेकिन सर रुपए की कदर में क्या हुआ? इजाफा हुआ। जो चीज़ आज 1 रुपये की है ज़रूरी नहीं है कि वो अपना कुछ सालों बाद भी 1 रुपये की ही हो। सही है। तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्यूचर में होने वाले आउटफ्लोज हैं उनके आज के हिसाब में, आज के रुपए की कदर के हिसाब से वो हमारे कितने होंगे, ये कहलाती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सही। इसके लिए सर आपको एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता है जिससे आप डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं और अपने फ्यूचर, अपना इनफ्लोज को, अपने कैश फ्लोज को आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। ठीक है सर। तो अज्यूम कर लेते हैं इस सवाल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट था 10%। ठीक है जी। अच्छा जी।
सर अब इस 10% का हम क्या करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के निकालना शुरू कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सर एनयूटी में जो हम पढ़ के आए हैं, छोटी सी चीज़, एक छोटा सा फॉर्मूला 1 + i की पावर n। तो सर 1 + i इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, और पावर सर n जो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो पहला साल है तो सर यहाँ पे ईयर 1 के लिए पावर 1 आ जाएगी। दूसरे साल के पास अगर मैं जाऊँ तो सर यहाँ पे 1 + 10% की पावर 2 हो जाएगी, 1 + 10% की पावर 3 एंड 1 + 10% की पावर 4। ठीक है सर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ तो 80 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 1 इज़ 73। सर मैं राउंडेड ऑफ फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ। 80 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 2 इज़ 66। 70 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 3 इज़ 53 एंड 60 डिवाइडेड बाय 1 + 10% की पावर 4 इज़ 41। सर अगेन मैं राउंडेड ऑफ फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट्स में फिगर्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो सर ये वो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है जी, तो सर इसका क्या करूं सर, इसका मैं टोटल कर लूँ। तो 73 + 66 + 53 + 41, ये मेरे पास फिगर आती है टोटल 233 रुपीज़। और ये 230 रुपीज़ सर कहलाते हैं मेरे वैल्यू इन यूज़। मतलब सर इस एसिड से इसकी यूज़फुल लाइफ में मैं जितना टोटल कमाऊंगा अगले 4 सालों में, अगर वो पूरा का पूरा आज ही के दिन कमा लूँ, वैसे तो अगर मैं देखूं 4 साल अगर मैं करते हुए जाऊं तो ये टोटल 80 + 80 160 + 70 + 60 इस तरीके से मैं टोटल निकालूंगा यहाँ पे। लेकिन सर अगर ये पूरे 4 सालों की कमाई मैं आज के दिन में कर लूँ तो सर मैं इससे टोटल कितना 233 रुपीज़ कमा रहा हूँगा। ये कहलाती है मेरी वैल्यू इन यूज़। ठीक है जी सर, तो फेयर वैल्यू आ गई आपके पास। फेयर वैल्यू क्या है सर, द प्राइस कोटेड बाय द बायर। सिंपली वैल्यू इन यूज़ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द एसिड। एक चीज़ सर जो हम पीछे छोड़ के आए, नन्ही सी चीज़ जो हम पीछे छोड़ के आए, वो कॉस्ट टू सेल। सही है जी, कॉस्ट टू सेल क्या होती है? सर कॉस्ट टू सेल कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है सर, अगर लेट से आप एसिड को बेच रहे हो तो उसको बेचने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। सर क्या क्या खर्चे करने पड़ सकते हैं? लेट से मुझे इस एसिड को मार्केट तक लेके जाना है तो सर मुझे इसकी ट्रांसपोर्टेशन बेयर करनी पड़ेगी। सर लेट से ये एसिड ऐसा है जिसके लिए मुझे एक ब्रोकर हायर करना पड़ता है, तो सर ब्रोकरेज कॉस्ट इसका पार्ट बन सकती है। सर एसिड के कुछ लीगल मामला आते हैं सर, इसके कागजात वगैरह बनते हैं, कागजात वगैरह मैनेज होते हैं, स्टैम्प्स वगैरह बनाने, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मुझे पे करनी पड़ सकती है। तो स्टैम्प ड्यूटीज़ या नोटरी चार्जेस भी आप बोल सकते हैं। तो सर ये हर वो खर्चा जो एसिड को सेल करने के लिए ज़रूरी पड़ रहा हो, जिसके बगैर एसिड सेल ना हो सकता हो, वो खर्चा क्या कहलाएगा आपका? कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी। अच्छा सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो खर्चा जो इसको बेचने के लिए लाजमी हो, हर खर्चा जो इसको बेचने के लिए हुआ हो वो कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनेगा। सिर्फ वो खर्चा जिसके बगैर ये एसिड बिक ना सकता हो, उस खर्चे को हम कॉस्ट टू सेल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सर अगर मैं ऊपर अपने समराइज पोर्शन में चलूँ तो कैरिंग अमाउंट तो सर क्या थी? कैरिंग अमाउंट वाज द कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ किसका? आइदर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। सही, फेयर वैल्यू ऊपर ये लिखा हुआ सर द प्राइस कोटेड बाय द बायर। ठीक है, कॉस्ट टू सेल क्या है सर? अभी हमने नीचे देखा वो खर्चे जैसे ब्रोकरेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो हमें एसिड को बेचने में के लिए लाजमी करने हो। और लास्ट वन इज़ वैल्यू इन यूज़ कि सर द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द एसिड। सर ये हमारे इम्पेयरमेंट की थोड़ी सी बेसिक्स हैं सारी। उम्मीद है सर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।